पल्स क्या होती है? पल्स कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है तो नीचे बीट जनरेट होती है। ऐसे बनती है ना पल्स? किसी ने देखा ऐसे बनती है ना? ये जो मॉनिटर आईसीयू में रहता है उसमें ऐसे ही तो आती है वेव। तो ये क्या है? ये पल्स है। अपने अपनी पल्स छुओ सब लोग। क्या समझ में आ रहा है? नहीं, कुछ समझ में आ रहा है? आंख बंद करके फील करो। क्या समझ में आ रहा है? अरे हिंदी में बताना है तुमको, लेमैन लैंग्वेज में। नहीं है? अप डाउन हो रहा है ना? कोई चीज़ ऊपर आ रही है, नीचे चली जा रही है, और रेगुलर इंटरवल पे आ रही है। मतलब इससे और इसकी बीच की दूरी क्या है? सेम, फिक्स है। देख लो आंख बंद करके सब लोग, फिक्स होगी। जैसे अर्थ रोटेट करती है ना, फिक्स स्पीड से करती है, फिक्स टाइम में करती है। कभी अर्थ के रोटेशन में गड़बड़ होता है कि आज 1 घंटा लेट रोटेट कर रही है, 1 घंटे लेट सूर्योदय होगा। तो फिक्स स्पीड से करती है ना, और फिक्स टाइम पे करती है। तो ये भी फिक्स है। ये बाय नेचर ने ऐसा फिक्स कर रखा है कि इतने सेकंड के बाद ही अगली वाली पल्स आनी चाहिए। जनरली पल्स का रेट होता है 60 to 100 पर मिनट। तो ये पल्स जनरेट कैसे होती है? ये जो हम लोग को ऊपर और नीचे मिल रही है, ये जनरेट कैसे होती है? कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है ब्लड वेसल्स। ये हार्ट है, तो यहाँ से ये ब्लड निकल रहा है अओर्टा से, है ना? तो ये जब ब्लड इससे निकल रहा है तो ये जब वॉल्व ओपन होता है तो ब्लड निकल जाता है, जब वॉल्व क्लोज होता है तो यहाँ से फिलिंग होता है। मतलब एक साइड से इन है, एक साइड से आउट। तो ये जब ब्लड इससे निकलता है तो हमें जब ब्लड आ रहा है तो ऐसा लगता है कि ऊपर उठ रहा है, और जब ब्लड नहीं आ रहा है तो ऐसा ही होता है ना? क्यों बताओ, तुम लोगों को क्या लगता है? ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? कि कुछ और ही चल रहा है, कहीं और से आ रही है? जैसे ये ब्लड इसने फेंका, यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो ये ब्लड यहाँ से फेंकेगा। तो जब फेंकेगा तो क्या होगा? उठेगा, और जब नहीं होगा तो फिर वो नीचे जाएगा। ऐसे ही होता है। बताओ भाई, हाँ या ना? कितने लोग हाँ के साइड में हैं? तो एक ही हाँ की साइड, बाकी सब लोगों को क्या मत, तुम्हारा क्या सोचना है बताओ? जब ब्लड निकल से स्टोर होता है तो ब्लड निकल के अओर्टा में आता है। हाँ। अब ये अओर्टा से ब्रांचेस निकली हुई हैं। यस सर। ये ब्रांच हाथ को जा रही है, तब नीचे आएगा। ये हाथ को जा रही है ये ब्रांच, तो ब्लड इसमें भी आएगा। और यहाँ हम पाल्पेट कर रहे हैं, यहाँ पे भी पाल्पेट कर सकते हो। अरे यहाँ कर लो, तो यहाँ पे भी तो वही चीज़ है। क्या हो रहा है यहाँ? वही अप डाउन। ये तो डायरेक्ट इससे कनेक्टेड है। यहाँ से सबसे प्रॉक्सिमल आर्टरी जो पाल्पेट की जा सकती है वो ये होती है। अगर मान लो कोई यहाँ पे कट कर दे तो मर जाएगी। तो उसका मूवी में क्या होता है? इस आर्टरी को कट करने का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है? सबसे इजीली एसेसिबल है ये, और कट करने से तुरंत सडन डेथ हो सकती है। सडन, क्योंकि सर ज़्यादा ब्लड लॉस होगा। एक तो ज़्यादा ब्लड लॉस होगा क्योंकि मोटी आर्टरी है। Yes, sir. ये आर्टरी छोटी है, जितनी हम दूर जाएंगे उतनी वो नैरो उतनी छोटी होती जाएगी। ये आर्टरी की खासियत होती है। तो ये क्या है? हार्ट के बिल्कुल पास में है, तो ये बड़ी आर्टरी हुई। दूसरा, सडन डेथ की हम बता रहे हैं, क्यों सडन डेथ हो जाती है? जैसे उसने क्या किया, चाकू मार दिया, यहाँ पे चाकू नहीं, क्या था, ब्लेड मुंह में ले गए, वो ब्लेड करते हुए जो उसका भाई भी करता। तो यहाँ पे मारने से क्या होगा कि ये ब्रेन को सप्लाई करती है। तो ब्रेन की सप्लाई अगर 8 मिनट तक नहीं हुई तो क्या होगा? ब्रेन डेड हो जाएगा। तो जब वो बोला कि हमको हॉस्पिटल ले चलो, बोला ना कि हमें जल्दी हॉस्पिटल ले चलो,
तो ऐसा हो सकता है कि उसको हॉस्पिटल पहुंचने के पहले उसकी डेथ हो जाए। इसलिए अपनी गर्दन पे संभाल के रहना। गर्दन किसी ने अगर लगाया तो गए काम से। उसका एक तरीका होता है, अगर मान लो कहीं लग भी जाए, मान लो किसी के साथ भी हो जाए, तुम्हारी फैमिली किसी पे, सबसे अच्छा तरीका क्या है, जो कि उसको नहीं पता था, वो क्या बोला, हमें हॉस्पिटल ले चलो। उससे अच्छा तरीका क्या था? यहाँ पे दबा के रखेंगे। यहाँ दबा के रखो, एक कॉटन का बड़ा सा वो बना लो, हाँ। उसको ऐसे दबा के रखो, ब्लड निकलने ही ना दो, इतना फोर्स लगाओ कि ब्लड जो है अंदर ही रहे। हाँ, तो क्या होगा? थोड़ा बहुत तो पहुँचेंगे ही। थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा खासा पहुँच टाइम जाएगा। मिल जाएगा हॉस्पिटल तक जाने का। तो ये है बचने का तरीका। आर्टरी तो यहाँ पे भी तो था सर, मूवी में यहाँ पे काट देते हैं तो यहाँ काट के क्या करते हैं लोग, सुसाइड। ऐसे करके बोलते हैं हम गए काम से। और जो सामने वाले लोग आते हैं वो क्या करते हैं, वो उसको उठा के ले गए, बोले चलो अब हॉस्पिटल। तुम लोग के साथ अगर किसी के साथ हो जाए तो क्या करोगे, तुम लोग दबा के रखोगे ना, कि अरे ब्लड निकल रहा है, ब्लड निकल रहा है। अगर जो सब कुछ करेगा वो क्यों दबाएगा? हाँ उनको रुकाओ, हम क्लास ले रहे हैं अभी, आते हैं क्लास लेके। हाँ क्लास तो ये है, समझ गए क्या होगा? खुद दबा देंगे। खुद करेगा तो नहीं करेगा, लेकिन दूसरा जो उसके आसपास होगा वो क्या करेगा, दबा के रखेगा उसको, तो उससे उसकी क्या होगी, लाइफ बच जाएगी। तो ये जो पल्स जनरेट होती है ना, ये एक्चुअली में ये ब्लड नहीं है, यहाँ पे एक वेव जनरेट होती है वॉल पे, और ये वेव जो होती है यही वेव हमें मिलती है। ये ब्लड का अप डाउन नहीं है, ये एक्चुअली में वेव है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है पल्स वेव। और इसकी वेलोसिटी भी होती है, उसे बोलते हैं पल्स वेव वेलोसिटी। सिर्फ इसके डायग्राम को देख के, इसकी स्पीड को देख के हम ये बता सकते हैं कि हार्ट के अंदर क्या चल रहा है। जो पहले समय के जो डॉक्टर हुआ करते थे उसको क्या बोलते थे कि नाड़ी देख के बता देते हैं कौन सी बीमारी है। तो कैसे बता लेते थे? तुम लोग कुछ इस पर इंसाइट डालो। मान लो तुम्हें एक्सेस से डॉक्टर हो तो तुमको कुछ नहीं पता है, तो नाड़ी देख के बता दोगे कि क्या क्या बीमारी हो सकती है, इसको बता सकते हैं? हाँ, तो अगर बीट ज़्यादा कर रही होगी तो मतलब अगर ज़्यादा बीट कर रही है, देखो इस लड़की ने सही बताया, अगर ज़्यादा बीट कर रही है इसका मतलब क्या है, टैकीकार्डिया है। तो टैकीकार्डिया है इसका मतलब क्या है कि इसको लो बीपी में टैकीकार्डिया होता है, या उसको फीवर है, कोई इन्फेक्शन है। जब किसी को फीवर होता है क्या होता है, धड़कन बढ़ जाती है, समझिए। मान लो सबसे पहले सबसे इनिशियल स्टेज से शुरू करो, मान लो उसको नब्स मिल ही नहीं रही है, तो क्या होगा, शॉक में है। तो उसको क्या बोलते हैं, एनपी क्या होता है, नॉन पल्स, पल्स इज नॉट पल्सेबल। तो देखते हो हम लोग आईसीयू में जाते हैं, बोले यार पल्स तो ठीक आ रही है, बीपी कितना है, या पल्स तो बड़ी लो है, पल्स नहीं मिल रही है। तो ये एक हो गया, जो कि पहले के समय जब इस सब चीज़ों का इन्वेंशन नहीं हुआ था तब उन लोगों ने ये चीज़ समझ ली थी कि पल्स का क्या इम्पोर्टेंस है। सर जैसे अगर बीपी हाई होगा तो क्या ब्लड ही कर जाएगा? जनरली जो पल्स है और बीपी है इसका एक इन्वर्स कोरिलेशन चलता है। क्यों चलता है इन्वर्स कोरिलेशन? क्योंकि अगर मान लो पेरीफेरी में ब्लड नहीं पहुंच रहा है या बीपी कम हो रहा है, तो ये ब्रेन इसको सिग्नल देता है कि भाई अपना काम तेज करो, ब्लड नहीं आ रहा है, तो ये तेज़ी से कॉन्ट्रैक्शन शुरू कर देता है। तो इसलिए अगर बीपी कम है तो पल्स बढ़ जाएगी, और बीपी अगर पल्स कम हो गई तो बीपी बढ़ जाएगा। इसलिए जो CHP वाले पेशेंट होते होंगे, तुम देखना उनका बीपी हमेशा बढ़ा रहता है, क्योंकि ये इन्वर्सली कोरिलेटेड है एक दूसरे से, पल्स और बीपी। तो कभी कभी पल्स काफ़ी अच्छी आ रही होती है लेकिन बीपी लो आता है, 80-90 भी ऐसा तो हो गया ना पल्स इन्वर्सली काफ़ी अच्छा होता प्रोपोर्शनल। है। वॉल्यूम को एसेस करना तो बहुत मुश्किल काम है, तो हम लोग भी नहीं कर पाएंगे। वॉल्यूम एक अलग चीज़ है, पल्स अच्छी आ रही है उसका रेट कितना है उस पर डिपेंड करता है। देखो वॉल्यूम ऑफ पल्स, तो क्या होगा कि जैसे वॉल्यूम ऑफ पल्स को एसेस करना जो है ये एक बहुत ये है ट्रिकी काम है। क्यों ट्रिकी काम है? वॉल्यूम ऑफ पल्स का मतलब ये होता है कि कितना प्रेशर लगाया गया जिससे पल्स कोलैप्स हो जाए, उसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ पल्स। समझे?
और वो वॉल्यूम ऑफ पल्स डिपेंड करता है कि कितना उसका बीपी है। लेकिन जो पल्स की रेट है ना, ये रेट तो बहुत आसानी से पता कर सकते हैं कि कितनी चल रही है। हम लोग किससे कंपेयर कर लो, हम लोग की 60 से 100 के बीच में चलती है। अगर किसी की बहुत तेज़ी से आ रही है, इसका मतलब उसकी 100 से ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन जो दूसरा जो बोल रहे हो कि पल्स दबाने से अगर तुरंत कोलैप्स हो जाए, जैसे तुमने हाथ रखा और मिल नहीं रही है, बहुत फीबल मिल रही है, तो इसका मतलब उसका बीपी कम है पेशेंट का, ठीक है। अच्छा, ये तो रेट हो गया। वॉल्यूम में यही होगा कि अगर वॉल्यूम कम मिल रहा है, जैसे जो कैथला में कौन कौन गया है, तो जो कैथलैब में जाना कभी देखना, वो जो बगल में वो चलता रहता है मॉनिटर, उसमें क्या होता है कि अगर बीपी कम हो रहा होगा ना, तो ये छोटा छोटा दिखाई देगा। इसी से देख के हम लोग पता लगा लेते हैं कि बीपी इसका कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। अगर ये एक लाइन है, ये 100 की लाइन है, अगर ये ग्राफ ऐसे चल रहा है तो यानी क्या है, बीपी कम है। और अगर ये ग्राफ ऐसे चल रहा है तो क्या है, बीपी बहुत ज़्यादा है। तो केवल इसकी हाइट से पता लगा सकते हैं कि बीपी कितना है पेशेंट का, ठीक है। अच्छा, ये हो गई पल्स की बात। अब पल्स की मॉनिटरिंग करना क्यों जरूरी है? वाइटल मॉनिटरिंग है पल्स, तो इसकी मॉनिटरिंग करना क्यों जरूरी है? मॉनिटरिंग करना इसलिए ज़रूरी है कि पल्स से हम ये कितनी सारी चीज़ें बता रहे हैं, रेट क्या है उसका, कम है ज़्यादा है ना, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इससे हमें पता चलती है। तो अगर इसकी मॉनिटरिंग होती रहेगी तो हमको ये पता चल जाएगा कि पेशेंट का स्टेटस किस समय क्या था। और इसकी मॉनिटरिंग कैसे होती है, कभी की है कैसे होती है पता है? इसके लिए भी वैसे ही ग्राफ होता है। वैसे आईसीयू में अगर कभी जाना किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा चार्ट होता है, इतना बड़ा। उसकी हाइट और लेंथ भी इतनी बड़ी होती है जितनी हमने खींची से थोड़ी छोटी हो, तो काफ़ी बड़ा सा वो होता है। उसमें रहता है ऐसा कि इसमें ये टाइम रहता है ना, इधर जैसे 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, और यहाँ पे पल्स रेट रहती है, कितनी उसकी पल्स है। 60 है तो यहाँ गोला बना देगा, 70 है तो यहाँ बना देगा, 80 है तो यहाँ, फिर 60 हुई तो यहाँ। तो ये जो ग्राफ बनता है ना, ये ग्राफ होता है पल्स का मॉनिटरिंग ग्राफ। और दूसरा कहाँ बनता है? दूसरा उसके मॉनिटर पे बनता है जो अटैच रहता है उसके साथ। तो ये जो ग्राफ बनता है, इसको कोई देखता है? कोई नहीं देखता। सब लोग क्या देखते हैं? मॉनिटर देख लेते हैं, क्योंकि वो भी कॉन्टिन्यूस है। मॉनिटर कैसे लगाया जाता है? मॉनिटर कैसे लगाया जाता है पल्स का? सर फिंगर पल्स का मॉनिटर फिंगर से आता है? हाँ, 3 लीड लगाई जाती है ना, राइट, लेफ्ट और इंफ्रा, ये अब डायफ्राम पे जो लेफ्ट साइड में लगता है। इन 3 से कंटिन्यूस ईसीजी रिकॉर्डिंग होती रहती है, और उसी से हमें ग्राफ पता चल जाता है कि ये ग्राफ ऐसा बन रहा है। तो मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन मॉनिटरिंग से फ़ायदा मिलता है। क्यों मिलता है फ़ायदा? मॉनिटरिंग से ये फ़ायदा है कि हमें ये पता चलता है कि पेशेंट का पल्स रेट कांस्टेंट है कि कम ज़्यादा हो रहा है। अगर मान लो किसी का पल्स रेट रात में बहुत कम हो गया, या सुबह बहुत तेज़ी हो गया, या दिन में एकदम वो हो गया, तो इससे पता है बीपी क्या स्टेटस है पेशेंट का और क्या प्रॉब्लम है, नहीं है ना। केवल पल्स को देख के तुम कम से कम 20-30 बीमारियों के बारे में पता लगा। TPRBP होता है ना, तो टेम्परेचर हो गया, पल्स हो गया, रेस्पिरेटरी रेट। रेस्पिरेटरी रेट क्या होता है? 1 मिनट में हम लोग कितनी बार सांस लेते हैं? 16 से 20 16 से 20 लेते हैं। तो इसकी क्या जरूरत है भाई, कितनी बार भी सांस लो, क्या दिक्कत है? जिंदा तो हैं। सांस से क्या फर्क पड़ता है? क्या? सर लेवल ऑफ ऑक्सीजन सैचुरेशन का भी पता चल सकता है सर। सांस लेंगे तभी तो ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई। नहीं, इसकी मॉनिटरिंग क्यों जरूरी है ये पूछ रहे हैं। इसको मत मॉनिटर करो। किसी को पूरे तुम्हारे एलपीएस में रेस्पिरेटरी रेट मॉनिटर करते देखा है? कैसे मॉनिटर होता है ये? फिलहाल वॉल्यूम नहीं कंट्रोल होता है। हुआ तो है, मॉनिटर कैसे होता है ये? मीटर कैसे होता है? कोई मॉनिटर करता है? लगा होता है? कहाँ लगा होता है? चेस्ट लीड से आता है सर ऊपर अपने वाले मीटर। आता तो है, लेकिन कैसे मॉनिटर होता है? मान लो अगर चेस्ट लीड ना लगी हो, मॉनिटर कैसे करोगे? जैसे पल्स करते वैसे इसका भी करो। कैसे करोगी? पल्स का तो हाथ से किए। बताओ।
अरे कितनी बार सांस ले लो कैसे पता चलेगा, यहाँ हाथ लगा लो कितनी बार जा रहा है, ये है एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, चेस्ट का मूवमेंट। चेस्ट ऊपर नीचे होगा ना। जो मेंस होते हैं उनका क्या होता है, एब्डोमेन थोरेसिक होता है, यानी हम अगर सांस लेंगे तो मेरा ये एब्डोमेन ऊपर नीचे होता है और फीमेल्स का थोरेको एब्डोमेन होता है। तो जितनी बार हम हाथ, मान लो कोई अगर लेटा है उसके हमने पेट पे हाथ लगा दिया और अपनी घड़ी पे देखा कि एक बार में कितना ये ऊपर और नीचे हो रहा है, तो इससे ये पता चल जाएगा कि कितना रेस्पिरेटरी रेट है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि अगर ये मान लो कम हो गया, किसी का मान लो 10 आ रहा है, किसी का 12 आ रहा है, या किसी का 10 से भी कम हो गया, तो क्या होगा, तो उसको वो जो तुम बोल रहे थे ना टाइडल वाली, वो उतना नहीं मिल पाएगा 1 मिनट में, उसका ऑक्सीजन कम होने लगेगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा उसको, ऑक्सीजन थेरेपी। ऑक्सीजन थेरेपी नहीं, उसको लगानी पड़ेगी ट्यूब। क्यों, क्योंकि उसको मैकेनिकल वेंटिलेशन देना पड़ेगा, मतलब अब उसको बाहर सांस, उसकी ड्राइव खत्म हो चुकी है अब, जिससे बोलते हैं ना गैस कर रहा है। गैस का मतलब क्या है कि वो किसी तरह खींच रहा है अपनी सांस को, उसकी ड्राइव खुद की खत्म हो चुकी है, तो तुम्हें उसको आर्टिफिशियल लंग्स। एक्सटर्नल उसको इंटूबेट करके उसको उस पे लेना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, एबीजी कराओ, एबीजी कराओ। एबीजी क्या है, एबीजी में भी यही सब गड़बड़ है कि मान लो किसी का सांस कम है या किसी का बहुत तेज है, तो उसका एबीजी यानी ब्लड गैस लेवल जो है वो सब चेंज हो जाएगा, ऑक्सीजन चेंज हो जाएगी, CO2 चेंज हो जाएगी। पीएच लेवल। मान लो कोई कम ऑक्सीजन, कम धीरे धीरे सांस ले रहा है तो उसके शरीर में क्या होगा, ऑक्सीजन कम जाएगी ना, तो उसका O2 कम हो जाएगा। और कोई बहुत तेज सांस ले रहा है तो क्या होगा, ऑक्सीजन तो आएगी लेकिन CO2 बहुत ज़्यादा उसकी निकल जाएगी, वॉश आउट हो जाएगी CO2 पूरी। तो इसलिए वो सब जरूरी होता है, मॉनिटरिंग।